नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका 24 जुलाई को यानी कि रीट का जो तीसरी पारी में आपका पेपर हुआ है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे और आंसर की भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रक्षात्मक युक्ति के बारे में। देखिए, सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं वो दी गई हैं। 3 रक्षात्मक युक्तियाँ बताई गई हैं, जिसमें पहली है आपकी इड, दूसरी है अहम और तीसरी है परा अहम यानी कि सुपर ईगो। इड क्या होती है? मन को जो अच्छा लगे ये करने की छूट देने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी इड होती है। ये आनंदवाद, प्लेजर के ऊपर ये आधारित होती है। इड जो होता है वह अचेतन मन का राजा होता है। तो सिगमंड फ्राइड आपको इसमें आंसर करना था। उसके बाद में थॉर्नडाइक के नियम पूछे थे। तो 3 जो नियम है वो मुख्य नियम है, इसके अलावा 5 गौण नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें आपको ये पूछा गया था कि थॉर्नडाइक का नियम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये जो साहचर्य का जो नियम था वो इसका राइट आंसर आपको करना था, क्योंकि 5 गौण नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है साहचर्य परिवर्तन का नियम, चौथा है मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास का नियम और 5वां है सादृश्यता का नियम या इसको आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। तो ये जो साहचर्य का नियम है ये आपका थॉर्नडाइक का गौण नियम में आता है, ये 3 मुख्य नियमों में नहीं आता। तो साहचर्य का नियम इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इसी को अपन गेस्टाल्टवाद बोलते हैं, इसी को पूर्णाकार सिद्धांत बोलते हैं, इसी को समग्रतावाद सिद्धांत बोलते हैं, सीगनी का सूक्ष्म सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, सूज का जो सिद्धांत है वो भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को ही बोलते हैं और ये दिया था वर्दाइमर, कोफका, कोहलर के द्वारा। लेकिन आपको जो ऑप्शन में दिया गया था वो कोहलर का नाम दिया गया था। ठीक है, कोहलर 1913 से 18 में सुल्तान नामक जो वनमानुस है उसके ऊपर ये प्रयोग किया था, जर्मनी के थे ये कोहलर। तो कोहलर इसका राइट आंसर आपको करना था। उसके बाद में अभिप्रेरणा चक्र का क्रम आपसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। अभिप्रेरणा चक्र का जो क्रम है वो आवश्यकता यानी कि नीड, उसके बाद में प्रणोद यानी कि चालक, डी ड्राइव और इंसेंटिव यानी कि आई, N+D+I ये अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम होता। अभिप्रेरणा जो चक्र है वो हिलगार्ड के द्वारा दिया गया था और उसके बाद में डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान को भी शामिल कर दिया था। ठीक है, और एक नया अभिप्रेरणा चक्र दिया था N+D+I+C। लेकिन आपको अभिप्रेरणा चक्र पूछा गया तो NDI वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया था। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन जिस भी ऑप्शन में आपको दिया गया था वो इसका राइट आंसर करना था। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें जो लास्ट का ऑप्शन था वो आपको इसमें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी है? तो जो पुरस्कार है वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, यही आपको इसका राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था शिक्षण स्तर से संबंधित एक क्वेश्चन था, स्मृति, बोध और चिंतन ये तो होते हैं, प्रदर्शन इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, प्रदर्शन। उसके बाद में डब्ल्यू एलन किससे संबंधित हैं? तो ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हैं। डब्ल्यू एलन ये USA के थे। डब्ल्यू एलन सूक्ष्म जो शिक्षण है वो 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अमेरिका में डब्ल्यू एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया गया था। तो सूक्ष्म शिक्षण जिस भी ऑप्शन में था वो आपको इसका करेक्ट आंसर करना था। उसके बाद में गिलफोर्ड का सृजनात्मक चिंतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो सृजनात्मक जो चिंतन है वो आपका अपसारी होता है और जो बुद्धि है वो आपका विसारी चिंतन से संबंधित है। तो ये तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कुसमायोजन में निर्णय लेना किस में आता है। तो तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। आई थिंक इसका जो राइट आंसर होगा वो द्वंद्व इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये तनाव, कुंठा और चिंता इन तीनों में व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन द्वंद्व एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें 2 में से एक को अपन को चूज करना पड़ता है। द्वंद्व इस प्रकार की कंडीशन होती है, तो निर्णय लेने से संबंधित वो कंडीशन थी, तो द्वंद्व आपको इसका राइट आंसर करना था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था ट्राइसोमी 21 ये किस से संबंधित है। तो देखिए ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से ये संबंधित है, ट्राइसोमी 21। तो डाउन सिंड्रोम इसका आंसर करना था। अधिगम समस्या समाधान में अंतिम चरण, तो अधिगम समस्या समाधान के 4 चरण हैं, जिसमें पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है इल्यूमिनेशन और चौथा है वेरिफिकेशन।
तो वेरिफिकेशन ये अंतिम चरण था। वेरिफिकेशन आपको जिस भी ऑप्शन में दिया गया था ये अधिगम समस्या समाधान का चरण था। और आपको हो सकता है हिंदी में इसका अलग भी नाम दिया गया हो, जैसे सत्यापन है, प्रमाणीकरण है, संशोधन है, तो हिंदी में नाम है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको जो वेरिफिकेशन नाम है वो इसमें दिया गया था और वही आपको इसका अधिगम का समस्या समाधान का अंतिम चरण करना था। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया था, नैदानिक परीक्षण कौन सा वैध है। नैदानिक परीक्षण कौन सा वैध है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए थे और देखिए CAT, 16 PF, TAT और एक MMPI ऑप्शन में दिया गया था और MMPI इसका करेक्ट आंसर होता। देखिए नैदानिक परीक्षण कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका रीट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और MMPI ही इसका करेक्ट आंसर बोर्ड के द्वारा माना गया था और यही इसका करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन आपको स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के बारे में दे रखा था। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। देखिए उसमें आपको वैसे स्टर्नबर्ग का सिद्धांत अपन देखें तो स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो त्रिचापीय सिद्धांत है, लेकिन 4 ऑप्शन आपको वहाँ पर दिए गए थे, उसमें त्रिचापीय कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा था। त्रिआयामी सिद्धांत आपको दे रखा था, त्रिआयामी, त्रिविमीय, लेकिन वो JP गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको जो 4 ऑप्शन दिए रखे थे उसके अनुसार अगर अपन बात करें तो जो त्रिचापीय सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया था, इसलिए वहाँ पर आपको जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसी को त्रिचापीय सिद्धांत मानकर वहाँ पर स्टर्नबर्ग का सिद्धांत करना था, क्योंकि बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत से संबंधित नहीं थे, इसलिए वहाँ पर त्रिचापीय सिद्धांत की जगह त्रिआयामी सिद्धांत ही आपको करेक्ट आंसर करना था। और स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है वो सूचना प्रक्रमण मॉडल यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के प्रतिनिधित्व सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पियाजे के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पियाजे के अंतर्गत ये जो सिद्धांत है पियाजे का इसमें नहीं आता है। तो इसमें देखिए स्कीमा आता है, असिमिलेशन आता है, एकोमोडेशन आता है, लेकिन अधिग्रहण पियाजे के सिद्धांत में नहीं आता है, तो ये अधिग्रहण इसका आपको राइट आंसर करना था। आंकलन में कौन सा परीक्षण नहीं है। आंकलन में कौन सा परीक्षण नहीं है, ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था। सतत, उपलब्धि, निदानात्मक, उपचारात्मक। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो आंकलन में कौन सा परीक्षण नहीं होगा, तो इसमें जो उपचारात्मक शिक्षण है वो इसके अंतर्गत होना चाहिए। बाकी बोर्ड इसमें आंसर कौन सा मानता है ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए नैतिक विकास किसका है। नैतिक विकास, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोहलबर्ग आपको इसमें राइट आंसर करना था। बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण, बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण, तो ये क्वेश्चन आपका रीट 2018 या 21 हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 वाली एग्ज़ाम में। उसमें बाठिया जो थे वो बुद्धि के निष्पत्ति परीक्षण से संबंधित हैं, तो बाठिया आपको इसमें राइट आंसर करना था। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा था, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। तो जो एक्टिविटी है, क्रियाविधि है, वही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। NCF के बारे में पूछा गया था, नेशनल करिकुलम फॉर्म के बारे में, तो 2005 में ये आया था, तो NCF में 2005 इसका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया था, कौन सा शील गुण के सिद्धांत यानी कि ट्रेड्स अप्रोच से संबंधित नहीं है। तो देखिए ट्रेड्स जो अप्रोच है शील गुण सिद्धांत या विशेषक उपागम, उससे संबंधित एक तो आपका आल्पोर्ट है, इसके अलावा 16 PF प्रश्नावली केटल ने दी वो है, और आइजेंग की जो 32 PF प्रश्नावली है वो है। आपको एक ऑप्शन में दे रखा था स्प्रेंजर, और ये शील गुण उपागम से संबंधित नहीं है, ये आपका टाइप्स अप्रोच यानी कि प्रकार उपागम से संबंधित है। तो स्प्रेंजर जिस भी ऑप्शन में आपको दिया गया था ये राइट आंसर होता। फ्राइड से संबंधित नहीं है, फ्राइड से संबंधित नहीं है। तो फ्राइड ने जो 5 स्टेज बताई हैं कि एक बताइए आपकी मुखावस्था यानी कि मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष तक होती है, उसको ओरल स्टेज बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है एनल स्टेज जिसको गुदावस्था बोलते हैं, गुदी अवस्था, वो 2 से 3 वर्ष तक होती है। तीसरी होती है लैंगिक अवस्था, लिंग अवस्था, सीसन अवस्था, योनि अवस्था या योनांग अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन फेलिक स्टेज के नाम से जानते हैं। ये 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद में लेटेंसी स्टेज आती है, अव्यक्त अवस्था या अप्रकटीकरण की अवस्था, ये 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और लास्ट की जो अवस्था बताई थी इन्होंने वो जनन अवस्था थी। ठीक है, यानी कि लैंगिक जो ऊर्जा है वो वास्तविक जो अंग है उनमें आ जाती है 13 वर्ष के बाद में। ये 5वीं अवस्था इन्होंने बताई थी, लेकिन इंडिपस नाम से इन्होंने कोई भी अवस्था नहीं बताई थी, कौन सी संबंधित नहीं है यही पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर आपको करना था। विकृति अधिगम, ठीक है, अक्षमता डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें साफ साफ पहला ही ऑप्शन आपको डिसलेक्सिया दिया गया था, जो कि एक पठन विकार है।
ठीक है, डिसऑर्डर है, तो इसमें डिसलेक्सिया आपको इसका राइट आंसर करना था। इसके अलावा आपको विकास की विशेषताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन दिया गया था कि विकास पूर्वानुमेय है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे हैं। जो लैंग्वेज है वो इसमें चेंज करके दी गई थी, लेकिन कहने का मतलब यही था कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे हैं। एक जो ऑप्शन आपको दिया गया था वो ये था कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया था कि विकास जो है वो मापन और अधिगम का परिणाम है, और ये विकास की विशेषता नहीं होती है, मापन और अधिगम का परिणाम। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना था। तो विकास की विशेषताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली बालक, उसकी विशेषताओं से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिया गया था विशेष कक्षाएं, यानी कि विशेष जो कक्षाएं हैं वो ऑप्शन आपको राइट आंसर करना था। क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, वो आपकी समावेशी शिक्षा की है, ठीक है। तो विशेष कक्षाओं का आयोजन इसमें नहीं होता है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो विशेष कक्षाएं आपको राइट आंसर करना था। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आपको शिक्षा मनोविज्ञान में पूछे गए थे। और भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी जो आंसर करके आए थे उसका मूल्यांकन वो कर सकें। इसके अलावा आपको और कौन से सब्जेक्ट के आंसर की चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी भी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।